दोस्तों नमस्कार, मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल जालम टाइम्स। बात शुरू करने के पहले अपने आज पहली बार अभी हमारा चैनल देख रहे दर्शकों से निवेदन करना है कि अगर उन्हें ये अभी का वीडियो पसंद आए तो वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। खुद भी करें ऐसा और अपने मित्रों और परिजनों को भी अधिक से अधिक संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही बेल आइकॉन इसका दबा दें ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाया करें और आप उसके बाद में उसको देख के ये फैसला करने की आपको सुविधा प्राप्त हो जाए कि आप वो भी उस वीडियो को भी आप मतलब अगले क्रम के वीडियो को भी देखा जाना चाहिए या नहीं देखा जाना चाहिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं राहुल गांधी के आत्मविश्वास के बारे में। राहुल गांधी का आत्मविश्वास इन दिनों बहुत ही सर चढ़कर बोल रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने घोषणा की थी कि वो जातिगत जनगणना की उनकी बात मोदी जी को माननी पड़ेगी, प्रधानमंत्री को माननी पड़ेगी। और यदि उन्होंने नहीं मानी एक साल के अंदर इसको, तो चूंकि जातिगत जनगणना अभी ड्यू है, 2011 से जनगणना नहीं हुई है, तो एक साल का इसलिए उन्होंने कही कि एक साल के अंदर नहीं मानी, क्योंकि अब जातिगत जनगणना तो अब बहुत दिनों तक सरकार उसको टाल नहीं कर सकती। जनगणना तो उसको करानी है, लेकिन वो जातिगत आधार पे हो कि किस जाति की कितनी संख्या है, और साथ साथ में उसमें आर्थिक सर्वे भी हो कि हर जाति का आर्थिक संसाधनों पे, शिक्षा पे, पदों पे उसकी क्या भागीदारी क्या है, ये भी तस्वीर साफ हो सके। तो इसके लिए राहुल गांधी मुहिम चला रहे। तो उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि अगर ये जनगणना होने वाली है, इस जनगणना में को अगर उन्होंने उनकी जातिगत आधार पर इसमें जातिगत सर्वे और आर्थिक सर्वे कराने की उनकी बात अगर मोदी जी ने नहीं मानी, तो फिर जो है कोई दूसरा आदमी सरकार चलाएगा, फिर हम मोदी जी सरकार चला नहीं पाएंगे, हम ये स्थिति पैदा कर देंगे। ये राहुल गांधी के अंदर ये आत्मविश्वास कैसे पैदा हुआ? फिलहाल तो एनडीए में कोई ऐसी बड़ी भारी टूट नहीं दिखाई देती जिससे ये लगे कि नहीं सरकार का पतन होने वाला है, लेकिन उसके ठोस कारण हैं। और उसके ठोस कारण ये है कि उसके पहले अगर अभी कल्पना की जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले तक वातावरण ये था कि लोगों ने ये मान लिया था, नीतीश कुमार जैसे लोग तो पहले ही कह चुके थे कि अब जो है मोदी जी को तो उनकी जीवन पर्यंत सत्ता से हटा ही नहीं जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी लगभग वो कई वर्षों तक, कई दशकों तक अब राज्य करने वाली है, और मोदी जी ने उसको इतना अधिक मजबूत कर दिया, उसकी सत्ता को इतना अधिक मजबूत कर दिया। और लोग भी मानने लगे थे, बुद्धिजीवियों का भी एक बड़ा वर्ग मानने लगा था कि अब कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अपराजेय स्थिति की ओर ले गई है, और जो उसका मुख्य प्रतिद्वंदी दल है उसकी स्थिति तो 2014 के मुकाबले 2019 में और गिरावट आ गई थी। वो जो है प्रतिपक्ष का नेता बनने लायक तक समर्थन नहीं जुटा पाई थी लोकसभा चुनाव में, और ये मानने वाला था कि आगे चल के और ज़्यादा जो है स्थिति पतली हो जाए, उसकी तो भी कोई आश्चर्य न होगा। और जो कहीं ये ना हो कि मोदी जी के बलपात साबित हो जाए कि कांग्रेस मुक्त भारत बन जाए, तो उसके बाद में क्षेत्रीय दलों की चुनौती रह जाएगी, और क्षेत्रीय दलों को हैंडल करना मोदी जी अच्छी तरह से जानते, तो वो निश्चिंत होकर, निष्कंटक होकर जो है उनके सामने राज्य करने की परिस्थितियाँ पैदा हो जाएं। एक समय कांग्रेस की भी स्थिति यही थी। कांग्रेस ने भी लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता से कोई 40 साल तक इसलिए नहीं हटा पाया क्योंकि कांग्रेस के बारे में भी ये मान लिया गया था कि मतदाताओं में ये था कि लोकतंत्र जरूर है, लेकिन कांग्रेस को सत्ता से नहीं हटाया जा सकता। और ये इस बात को मतदाताओं के भ्रम को खत्म करने के लिए और उन्हें लोकतंत्र में अपनी शक्ति से परिचित कराने के लिए लोहिया जी ने बीड़ा उठाया, और उस बीड़ा के तहत उन्होंने कुछ नारे दिए, जैसे पिछड़ों ने बांधी गांठ 100 पावे 60। एक जो है एक ऐसा सामाजिक समीकरण तैयार करने की कोशिश की जो कांग्रेस के दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम वाले समीकरणों पे भारी पड़े। उस ढंग का एक समीकरण बनाने की शुरुआत की और तमाम तरह के प्रयोग किए। उनका एक गैर कांग्रेसवाद में उन्होंने सिद्धांत नहीं देखा,
और उस समय की जनसंघ तक से धर्मनिरपेक्ष होकर भी जनसंघ पर सांविधानिकता का ठप्पा लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए जनसंघ से भी हाथ मिलाने को तैयार है। और उसकी परिणति ये हुई कि केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार उनके जीवन में नहीं हटी, लेकिन राज्यों में बदलाव शुरू हो गया था। 1967 में कई राज्यों में सम्मिलित सरकार बन गई थी, तो उस समय तब मतदाताओं को कहीं मतलब ये विश्वास जागृत हुआ था कि अगर कांग्रेस की सरकार ठीक काम नहीं करती है तो वो चाहें तो अपनी बैलेट की शक्ति से कांग्रेस को बदलने का साहस कर सकते हैं। और फिर जब उनके न रह जाने के बाद में 1977 में वो एक करके भी मतदाताओं ने देख लिया और कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके देख लिया। तो ये स्थिति अब ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गई थी। लग रहा था कि कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी भी कई दशकों तक राज्य करेगी, उसको भी हटाना असंभव नहीं होगा। मतदाताओं ने भी मान लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है चाहे जितना जोर लगा लिया जाए, मतदाता सोचते थे कि कुल मिला के मोदी ने इतने अधिकतम समर्थन की स्थिति पैदा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उसके अपनी कार्यकर्ताओं की संख्या ही इतनी बड़ी हो गई, सदस्य संख्या ही इतनी बड़ी हो गई कि उसको हटाया जाना वर्तमान स्थितियों में नामुमकिन है। इस नामुमकिन को लोहिया जी की तरह मुमकिन में बदलने का बीड़ा उठाया राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने भी कई उसके लिए पापड़ बेले, भारत जोड़ो यात्रा निकाली। पहले उसके एक तरह से जागरण करने का काम किया, एक तरह से लोगों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संगठित करने का काम किया। लेकिन वो भी जो है एक तरह से ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर ही था वो प्रयास भी। उस प्रयास से थोड़ा उनका समर्थन तो बढ़ा, लेकिन उस प्रयास के बावजूद भी ये नहीं हो पाया था कि सरकार को पस्त कर सकते। लेकिन उसके बाद में फिर जो है उन्होंने ये ब्रह्मास्त्र के रूप में ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है और बदलना भी चाहती थी। वो चाहे जितना कहे कि फेक नैरेटिव इस मामले में चलाया था विपक्ष ने, लेकिन उसके नेताओं के बयान ये तस्दीक करते हैं और उसकी कोशिशें ये तस्दीक करती हैं, उसकी गतिविधियाँ इस बात की तस्दीक करती हैं कि वो वास्तव में अगर इस बार उसको जैसा अभी उम्मीद कर रही थी, अगर 400 से ऊपर सीटें मिल जाती तो वो संविधान की जो मूल आत्मा है, जो तासीर है, हम ये कह रहे हैं कि रूपगत तौर पे तो बदलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कोशिश की और उसमें तो राष्ट्रपति प्रधान प्रणाली जिसके तहत लागू करना चाहती थी, तो उसमें तो उसको समर्थन भी प्राप्त हो रहा था। ऐसा नहीं कि उस समय समर्थन प्राप्त ना हो रहा हो, लेकिन अब की बार तासीर बदलने की बात थी। तासीर बदलने की मतलब कि उसमें सामाजिक न्याय के उद्देश्य से उसको विरोध करने वाली बात थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का और संघ परिवार का ये माना गया है कि उसका यकीन वर्ण व्यवस्था में है। वो वर्ण व्यवस्था को दुनिया की भारतीय संस्कृति की बात और हिंदू धर्म की एक अभिन्न जो है सबसे यदि मौलिक विशेषता अगर मानती, मौलिक तत्व मानती, इसलिए वो उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के लिए हिंदू धर्म की उसने अपने को कर्तव्य समझ रखा था कि वो वर्ण व्यवस्था को फिर से बहाल करे। वो वर्ण व्यवस्था की बहाली के लिए जरूरी था कि वो सामाजिक न्याय के जितने भी उसमें प्रावधान किए गए हैं संविधान में, उन सबको निष्फल कर दे, उसमें जिसमें आरक्षण भी शामिल है। तो उनको उन्होंने जो है राहुल गांधी ने उसको ब्रह्मास्त्र बनाया कि संविधान की बदलने की कोशिश की रही। उस ब्रह्मास्त्र में अग्निवीर योजना का विरोध भी शामिल था। तो तमाम सारे जो फैक्टर जोड़ के और फिर उन्होंने एक ऐसा वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त कर ली कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता से अवदस्त, तो केंद्र की सत्ता से तो अवदस्त नहीं हुई, लेकिन वो बहुमत के पहले ही आके ठिठक गई। वो अकेले दम पे बहुमत की जो मैजिक लाइन है उसको पार करने के पहले ही वो ठिठक गई और उसे बैसाखियों का सहारा लेके इस बार सरकार चलानी पड़ रही है, क्योंकि जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे वो देश के जो बहुमत वाला आवाम है उनसे जुड़े हुए थे और उसको उसने रेस्पॉन्ड भी किया उस आवाम ने, बहुमत वाले आवाम ने, तो उसको प्रतिफल मिला। और तो उसके बाद में ये टूट गया जो ये मोदी जी के जो एक तरह से एक बड़ा एक सुरक्षा कवच था उनके लिए, एक बड़ा जो अवैध बना हुआ था, तो वो अवैध कवच टूट गया कि उनको भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं किया जा सकता। उसके बाद से उसका एक हौसला बढ़ा हुआ है। तो जो हौसला बढ़ा हुआ है तो अब वो फिर एक बात फैलाई जा रही कि नहीं,
इस बार तो गफलत हो गई थी थोड़े, इसलिए अति आत्मविश्वास के वो शिकार हुए थे, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन अगली बार तक मोदी ऐसा प्रबंध कर रहे हैं कि अगली बार तक वो जादूगर हैं, राजनीति के जादूगर हैं, इसलिए वो अगली बार तक ऐसा प्रबंध कर लेंगे कि वो जितने भी तीर चलाए थे राहुल ने या विपक्ष ने, वो सारे तीर भोंतरे हो जाएंगे। और फिर आखिरी में जो है अगली बार वो पूरी सारा का सारा मैं सूद के जो है वो भारतीय जनता पार्टी पूरा वसूल कर लेने में, अपनी जो पराजय का जो घाटा है पूरा वसूल कर लेने में सफल हो जाएगी। मोदी की जादूगरी के बाद का अभी भी भ्रम पूरी तरह से नहीं टूटा है, तो लोग भी एक तरह से निगाह रख रहे, लोग भी बड़ी उत्सुकता के साथ में देख रहे कि मोदी जी की जादूगरी क्या होती है। हालांकि कोई उनकी जादूगरी कामयाब नहीं हो पा रही, और वो जो है ये दिखाई दे रहा कि वो हड़बड़ा गए, और हड़बड़ाहट में उनके कदम सही नहीं पड़ रहे। वो कदम अगर कुछ आगे बढ़ते भी हैं वो विपक्ष की काट के लिए, तो वो भी कदम कहीं ना कहीं जो है उनको उल्टे पड़ जाते। जैसे उन्होंने यूपीएस के नाम पे पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए मांग ली, उसके लिए भी कांग्रेस ने अभियान चला रखा था, तो उन्होंने मान ली, तो श्रेय तो उनको मिलना चाहिए था, लेकिन श्रेय उल्टा राहुल गांधी को ही मिल रहा, मतलब कांग्रेस को ही मिल रहा है कि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी। कांग्रेस ने अगर दबाव न बनाया हुआ था तो मोदी जी तो जहाँ कांग्रेस की सरकारें इसको लागू करने का प्रयास कर रही थी, उनको भी निंदा करने का काम कर रहे थे कि व्यक्ति अनुशासन बिगाड़ रही, लगातार उनकी लाइन ये थी। तो उन्होंने कोई अपने मन से जो है कोई हृदय परिवर्तन होने के कारण ये यूपीएस को लेके नहीं आए, बल्कि उस दबाव में लेके आए। और वो भी उन्होंने जो है उसको कहा है कि हम 1 अप्रैल 2025 से लागू करेंगे, तत्काल लागू नहीं किया। भले ही एरियर वो देंगे पिछले जब से हुआ है, लेकिन वो उसको लागू करेंगे। तो ये अब ये अटकलें ये तेज हो गई कि क्या उसके पहले जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसका लाभ उठा लेना चाहते और उसमें देख लेना चाहते कि कर्मचारियों के समर्थन से उन्हें यथेष्ट लाभ, राजनीतिक लाभ होने वाला है या नहीं। और उसके बाद में फिर वो जो है हो सकता है कि मध्यावधि चुनाव करा लें, अगर उसमें उनको कर्मचारियों के समर्थन के कारण से अगर उनको पूरी सफलता मिल जाती है और वो विपक्ष को पीछे धकेल देते हैं, तो फिर फिर वो मध्यावधि चुनाव ही पहले करा लें, और मध्यावधि चुनाव के बाद फिर वो अपने इस फैसले पर टिके रह पाते कि नहीं रह पाते, ये फिर एक देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये तो एक अटकलों वाली बात है, लेकिन ये है कि इस यूपीएस की घोषणा के बाद में भी हरियाणा में जो सर्वे सामने आया है वो सर्वे ये बता रहा है कि नहीं, अभी वहाँ हरियाणा में अभी भी जो है इस घोषणा के बाद, ये यूपीएस की घोषणा के बाद में भी कांग्रेस बहुत आगे है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता की डोर खिसकती नजर आ रही। तो ये एक बात हो गई। अब राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना तो हम करा के रहेंगे ही, ये जो होने वाली है कुछ ही महीनों के अंदर जनगणना शुरू होने वाली है, ये इसमें जातिगत आर्थिक सर्वे को तुम शामिल करा के रहेंगी। और बड़ी डंके की चोट पर ये कहा। अब उनके सामने ये है कि अगर इसको नहीं मानते, वो तो वैसे तो मानने की कोई मंशा नहीं है, हालांकि प्रकट रूप से तो नहीं नकार रही वो कि हम ऐसा नहीं कराएंगे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो ये भी नहीं है, ये भी हामी नहीं भर रही कि वो ऐसा कराएंगी। वो कह चुके अमित शाह के नहीं, चुनाव के लोकसभा चुनाव के पहले ही उन्होंने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना की विरोधी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि हम जो है इसके सारे किंतु परंतु पे विचार करने के बाद तब हम इस बारे में, गंभीर मामला है, तब हम इस बारे में फैसला ले पाएंगे। तो वो इस बारे में टाल जाने के प्रयास में थे, लेकिन राहुल गांधी ने चैलेंज दे दिया कि हम करा के रहेंगे। और उस चैलेंज के बीच में आज ये हुआ कि आज का जो घटनाक्रम है वो एक उल्लेखनीय बन गया कि आज ओबीसी की स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक, तो ओबीसी की स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक में चिराग पासवान का रुख तो इस मामले में पहले ही इंडिया के साथ में, इंडिया की लाइन का समर्थन करने वाला आ चुका। आज जो है जेडीयू ने भी कह दिया कि नहीं, हम भी जो है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हमने अपने यहाँ कराई है, और जो जनगणना हो वो उसमें जातिगत सर्वे और आर्थिक सर्वे को शामिल करना चाहिए था। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है। सामाजिक प्रश्न हुए, अगर जहाँ तक सामाजिक न्याय के प्रश्न हैं उन पर जदयू आड़े आ जाता है, पासवान आड़े आ जाता है उसके मुकाबले में। और उधर अगर मुस्लिम का कोई प्रश्न आता है, जैसे वक्फ बोर्ड के लिए कानून बनाने का प्रश्न है, तो उसका दूसरा सहयोगी दल तेलुगु देशम जो है वो सामने आ जाता है उसके। तो अब यानी वो स्वतंत्रता पूर्वक मोदी कोई निर्णय भी नहीं कर पा रहे, और
ये भी स्थिति नहीं बन पा रही कि अगर वो मध्यावधि भी चुनाव कराएं तो उनकी वापसी हो जाए, बल्कि स्थिति ये बनती जा रही कि कहीं वो और ज़्यादा पीछे न चले जाएं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या फैसला करेंगे जातिगत जनगणना को लेकर, जातिगत सर्वे और आर्थिक सर्वे कराते, ये एक सोचने वाली बात होगी। अगर वो इसको मान लेते हैं तो और फिर ये सोच के मान लेते हैं कि नहीं, इसका श्रेय हम बटोर लें, हम जो है बटोर लें और हमें जो है पिछड़ों का और उनका दलितों का और उनका समर्थन मिल जाए, तो इस मामले में भी उसी तरीके से बूमरैंग कर सकता है जैसे यूपीएस का मामला कर गया कि यूपीएस के मामले का घोषणा उन्होंने की यूपीएस की, लेकिन कर्मचारी जो है उसके लिए आभारी अपने आप को महसूस कर रहे हैं कांग्रेस का। इसी तरीके से जातिगत जनगणना की बात मानेंगे वो, जातिगत जनगणना में जातिगत सर्वे और आर्थिक सर्वे कराने की घोषणा वो करेंगे, और लेकिन वो जो पिछड़े वर्ग का और दलितों का जो बहुमत है वो इसके लिए जो है अपने आप को आभारी महसूस करेगा, कृतज्ञता इसके लिए महसूस करेगा कांग्रेस के प्रति और इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के प्रति, और उनकी ताकत में इसकी वजह से इजाफा हो जाएगा। अग्निवीर के लिए भी ये स्थिति बन रही है कि अग्निवीर का भी हो सकता है कि अग्निवीर की में भी अपनी थोड़ा शर्म बचाते हुए अपनी और कुछ ऐसा उसमें संशोधन कर दें कि वो अग्निवीर योजना भी लगभग समाप्त हो जाए और पुरानी जो भर्ती जैसी भर्ती सेना में बहाल रहे। लेकिन अगर ऐसा करते तो फिर उसमें भी वही है कि जो है अपनी छाती ठोंकने का श्रेय, अपनी पीठ ठोंकने का श्रेय कहीं विपक्षी न उठा ले जाए। इसी बीच में कंगना रनौत अटक की। कंगना रनौत ने कहा कि नहीं, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, और अब विपक्ष इस बात को कह रहा है कि कंगना रनौत बहुत दुलारी है मोदी जी की, और वो वही बात बोलती हैं जो मोदी जी उनसे बुलवाना चाहते हैं। अब मोदी जी ने क्यों मुंह लगा रखा है? वो ऐसे लोगों के जो नॉनसेंस बोलते हैं उनके कद्रदान बने हुए हैं। बस केवल शर्त ये है कि वो उनकी जो है कोई तारीफ कर दे। वो एक तरफ बहुत बड़े राम भक्त भी मोदी जी अपने आप को बताते, दूसरी तरफ चूंकि उनको आशीर्वाद दे दिया सत्ता चलाने का, इसलिए वो पद्म विभूषण का सम्मान भी मुलायम सिंह को दे देते थे। एक तरफ तो ये कहते कि मुलायम सिंह ने जो है हमारी धार्मिक भावनाओं को इतना बड़ा आघात पहुंचाया, अब राम भक्तों पर गोली चलाने को एक बार तो वो महापाप करार देते, लेकिन फिर उसी महापाप के लिए जो है मुलायम सिंह को पद्म विभूषण जैसा सर्वोच्च अलंकरण देने में भी उनको जो है कोताही नहीं होती, क्योंकि उन्होंने तारीफ कर दी। उसी तरह से कंगना रनौत का सामान्य ज्ञान कितना है, उनकी बुद्धि कितनी है, फिल्म अभिनेत्री हो सकती हो। फिल्म अभिनेत्री में भी उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। वो भारतीय संस्कृति के जो भारतीय जनता पार्टी की जो सांस्कृतिक मानदंड है उनके संदर्भ में तो उसको कतई जो है उसको न तो जस्टिफाई किया जा सकता, ना उसकी सराहना की जा सकती, उसकी तो निंदा की जा सकती। लेकिन कंगना रनौत ने चूंकि ये कह दिया था कि देश में असली आज़ादी तो 2014 से आई है, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो मोदी जी इतने गदगद हो गए कि उनकी पार्टी ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत ही उदीमान है, ये तो बड़ी देश की सेवा करने में तो देश की सेवा करने से तो बहुत लाभ मिलेगा। तो मतलब फिर वो कंगना रनौत को लेके आए, और अब कंगना रनौत जो है उनकी गले की हड्डी बन गई है। अभी उन्होंने हरियाणा के किसानों के बारे में एक बयान दे दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पिंड छुड़ाने की कोशिश कर रही है, और हरियाणा में वो माहौल को बिगाड़ने में उसका जो है बहुत उनके कंगना रनौत के बयान ने बहुत बड़ा काम किया है। कंगना रनौत को आज ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने सामने तलब करके और उनको जो है चेताया है, और उसके पहले सार्वजनिक रूप से भी कहा कि कंगना रनौत न तो नीतिगत मामलों में बयान देने के लिए अधिकृत है, और न ही उनका बयान से वो पार्टी का कोई लेना देना नहीं, ये कह के। लेकिन पिंड छूटता कैसे कंगना रनौत को, जब इतनी जो है वो परिपक्व नहीं हुई थी संसद में, तो बहुत परिपक्व लोगों की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्यों उसको उम्मीदवार बनाया, जिनकी अभी अपनी समझ इतनी छिछली है, इतनी नादान है जो कंगना रनौत, केवल इसलिए क्योंकि उसने कह दिया कि 2014 के बाद में जो है वो देश में आज़ादी आई है। तो मोदी जी तो लट्टू हो जाते, एकदम आपा खो देते हैं। अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो वो फिर जो है उस पर न्यौछावर हो जाते हैं, भले ही कोई भस्मासुर को भी वरदान क्यों न दे रहे। तो कंगना रनौत ने अपनी समस्या पैदा कर दी।
तो कंगना रनौत के आधार पर कहा जा रहा। तो अब मोदी जी पर और दबाव बढ़ गया कि वो ये साबित करें कि अगर कंगना रनौत के बयान अपना निजी बयान है और भारतीय जनता पार्टी उससे सहमत नहीं है, तो वो तत्काल जो है उसका ऐलान करें कि जो जनगणना होने वाली है वो जनगणना जातिगत और आर्थिक सर्वे उसमें शामिल होगा। जातिगत और आर्थिक सर्वे के आधार पर वो जनगणना होगी। और वो विपक्ष इस ओर जो है बिल्कुल अपनी क्या कहते हैं बगुला दृष्टि जमाए बैठा गिद्ध दृष्टि जमाए बैठा कि जैसे ही आप ये जो है घोषणा करें और वैसे ही हम जो है एकदम उसका श्रेय लूट लें, लोगों को बता दें कि देखिए हम राहुल गांधी कह को ये कहने का मौका मिल जाए कि देखो हम जो कहते हैं मोदी जी वही कर, और हम मोदी जी को जो चाहते वही करने के लिए मजबूर करते थे। तो मोदी जी की उससे और ज़्यादा जो है जगहसाई होगी, और ज़्यादा जगहसाई तो कर नहीं होगी, जगहसाई की शब्द का उल्लेख नहीं किया चाहिए, लेकिन मोदी जी की और ज़्यादा इससे किरकिरी होगी, भद पिटेगी। तो आप देखते हैं कि कंगना रनौत के मौके के इस तरह से जातिगत जनगणना पे बिना प्रसंग के बिना किसी अथॉरिटी के उनके बीच में कूद पड़ने के कारण जो है, क्योंकि वो अति उत्साह में है और उनके अंदर उस उत्साह को उनके को जो है समर्थन उसकी हौसला अफजाई जो है उनको मोदी जी के व्यवहार के कारण ही मिली है। तो इसलिए वो अब लेकिन वो एक मुसीबत बन चुकी है। तो इसके बाद में अब सरकार के सामने सरकार इस धर्म संकट से कैसे निपटती है, क्या वो जातिगत जनगणना कराने में ही अपनी भलाई समझती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी के वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले आपसे गुजारिश ये कि जिन लोगों ने ये हमारा वीडियो देखा है वो इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।